Okay, you can see my screen now. यस सर। Okay, सबसे पहले तो कोई सवाल है अगर आप लोगों का from previous things तो पूछ लीजिए, then we move on. सर जी असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। जी जी कीजिए. सर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, 10 कर लें। अच्छा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है. कितने कर लिए आपने? सर 4। 4 कर लिए. जी सर। टोटल कितने? 20। 20. ओके, और डेट क्या दी हुई है आपको? जी, डेट क्या दी हुई है फाइनल? 30 है सर। 30. 31। 31. ओके. और आज है 27, तो आपको लगता है कि 31 तक आप 10 प्रोग्राम कर सकते हैं? सर डिफ़िकल्ट बहुत हैं। ओके, चलिए ठीक है. चलें, आप इसमें से 10 तो कंप्लीट करें ना 31 तक, फिर देखते हैं. जी सर। ठीक है. जी सर। ओके. तो पर्पज़ आपको ज़ाहिर है ज़िबा करना नहीं है, पर्पज़ तो ज़ाहिर है काम करना ही है. तो काम करने के लिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. आप कीजिए. और ये कि अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. आप ग्रुप, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका कोई सवाल हो तो आप उसे क्लासरूम के अंदर पोस्ट कर दीजिए. और anybody can comment on that because everybody is doing it, so it can help each other out, and I can also comment on those things, that the questions and issues that you raise, right? So 31 नहीं तो कुछ दिन और मिलाकर इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. ओके सर जी। ओके. आज हमें बात करनी है एरेज एंड पॉइंटर्स के बारे में. लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस इसको डिस्कस किया था. अब बुनियादी तौर पर जो एरेज हैं दे आर प्रीटी मच लाइक पॉइंटर्स. अगर आप मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल देखें जो आपको सामने नज़र आ रही है, तो इसमें हमने एक स्टैटिक एरे डिक्लेयर किया है माई नंबर्स के नाम से. उसका साइज़ हमने 5 रखा है. ठीक है. फिर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया पॉइंट्स टू नम्स, और उसको एरे का नाम असाइन कर दिया. अब जब आप ये पॉइंटर है और इसको जब आप ये वेरिएबल असाइन करते हैं, नाम असाइन करते हैं, तो ज़ाहिर है पॉइंटर में तो एड्रेस ही जा सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर ये असाइनमेंट सक्सेसफुल होती है तो इसका एक एसेंशियल मतलब ये होगा कि जो माई नंबर्स आपने इसको असाइन किया है इसमें अरे का एड्रेस है, वैल्यू नहीं. एंड दैट्स व्हाट द केस इज़, राइट. अगर आप सिर्फ अरे का नाम लिखें तो आपको उसकी स्टार्ट लोकेशन का एड्रेस मिलता है. तो इस असाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने अरे का एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर दिया, तो पॉइंटर के अंदर अरे के स्टार्ट लोकेशन का एड्रेस आ गया. अच्छा, उसके बाद आप इसको डिस्प्ले करते हैं. आप सबसे पहले इसका एड्रेस डिस्प्ले करते हैं. पॉइंट टू नाम्स को जो है जब आप प्रिंट करेंगे तो वो उसका एड्रेस प्रिंट करेगा. और उसके बाद अगर आप एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करें, आपको मालूम है कि जो एम्परसेंट है इसको हम रेफरेंस या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, तो ये हमें जो है वो एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस देगा, यानी इन अदर वे ये एरे की स्टार्ट लोकेशन का एड्रेस देगा. तो ये दोनों चीज़ें सेम वैल्यू प्रिंट करेंगी. आप पॉइंट टू नाम्स को प्रिंट करेंगे तो भी वैल्यू प्रिंट होगी, और माई नाम्स 0 का एड्रेस प्रिंट करेंगे तो भी एड्रेस ही प्रिंट होगा, राइट. वी जस्ट टेक अ डेमो ऑफ दिस. Yeah. So this is so if I run it, you see point to nums is this is the address, right. And
अगर आप एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करें तो भी वही वैल्यू प्रिंट होती है. सो दैट मीन्स दैट द एरे इज़ बेसिकली अ पॉइंटर टू इट्स स्टार्ट लोकेशन. तो अगर आप उसके पहले एलिमेंट के साथ एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करें या सिंपली एरे का नाम भी प्रिंट करें तो यही एड्रेस प्रिंट होगा. राइट? सो ये बात आपको समझ आ गई, इसमें कोई इशू तो नहीं है. सो वी से दैट एरे इज़ अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट. आप अगर सिर्फ एरे का नाम लिखें तो वो पहले एलिमेंट को या स्टार्ट लोकेशन ऑफ द एरे को पॉइंट कर रहा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एरे बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर कोई एरिया उसके लिए रिजर्व होता है. अच्छा, अब फर्ज करें कि हम एरे के एलिमेंट्स को जब एक्सेस करते हैं तो हम एरे के नाम के साथ सबस्क्रिप्ट्स लिखते हैं. लाइक 0 लिखेंगे तो इसका मतलब हम पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, 1 लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, और 2 लिखेंगे तो एलिमेंट एट इंडेक्स 2 या तीसरा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं. इन्हीं चीज़ों को हम पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम ये लिखना चाहें पॉइंटर के थ्रू तो हमने इस पॉइंटर को इसका एड्रेस असाइन किया हुआ है, पॉइंट टू नम्स. राइट? तो अगर हम स्टार लगाएंगे इसके साथ तो हमें इस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू मिलेगी, यानी हमें 0th लोकेशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट मिल जाएगा. अगर हम दूसरे लोकेशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट हासिल करना चाहते हैं तो +1 कर देंगे. आप जानते हैं कि पॉइंटर में जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो उससे जो है वो जो जिस टाइप का डेटा होता है उसके बराबर उसकी लोकेशंस में इजाफा या कमी होती है. तो आप 1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि पहला नंबर छोड़ के दूसरे नंबर को जाके वो एक्सेस करेगा. इसी तरीके से अगर आप +2 लिखेंगे तो वो इंडेक्स 2 यानी थर्ड एलिमेंट को जाके एक्सेस करेगा. राइट? सो आप एक एरे को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर के थ्रू भी स्टार ऑपरेटर को इस्तेमाल करके या जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल करके भी उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट के जरिए भी उनको एक्सेस कर सकते हैं. गॉट दिस पॉइंट? यस सर. ओके, गुड. और यहाँ हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसमें हमने 5 एलिमेंट से उसको इनिशियलाइज़ कर दिया. ठीक है? फिर एक पॉइंटर बनाया, उसको उसकी स्टार्ट एड्रेस असाइन कर दिया, और फिर हम यहाँ उसको एरे को 2 बार प्रिंट कर रहे हैं. एक बार हम प्रिंट करते हैं थ्रू द डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और द वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, और दूसरी बार हम उसको प्रिंट करते हैं थ्रू पॉइंटर. अब अगर आप इन दोनों को देखें, ये है माई नंबर्स. माई नंबर्स एरे का नाम है, पॉइंटर नहीं. लेकिन हमने ये कहा कि जो एरे का नाम होता है वो उसकी पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो. इट इज़ द पॉइंटर टू द स्टार्ट लोकेशन ऑफ द एरे. तो अगर ये पॉइंटर है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ हम स्टार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हमें वैल्यू मिल सकती है. तो यहाँ हम एरे के नाम को उस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से हम पॉइंटर को इस्तेमाल किया करते हैं. उसमें इंडेक्स का इजाफा करके पहली बार इंडेक्स 0 है तो +0 हो जाएगा, फिर 1 2 3. सो यानी सबस्क्रिप्टिंग की बजाय हम यहाँ पे उसको पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल करें. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ प्रिंट करने के लिए हम उसको एरे के नाम की बजाय, जो कि माई नंबर्स है, हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम लिखते हैं पॉइंट टू नम्स और उसके आगे बिल्कुल वैसे ही सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं जैसे एरे के आगे लिखा करते हैं. तो ये दोनों जो यूजेजेस हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं और ये हमें सेम रिजल्ट जो हैं वो देंगे. राइट? So this my numbers is the name of the array, not the pointer, but we are using it as a pointer. And this, in this case, it is not the array. It is not the name of the array. It is a pointer as such, but we are using it with subscript as if it is a regular array name. So both are okay. So that means we can use the dereferencing with the array and the subscripts with the pointer. So we can take a shot of this as well. So on both occasions the same arrays should be printed. So आप यहाँ देखें, यहाँ हम स्टार ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट कर रहे थे तो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई बिल्कुल वही, और यहाँ पे हम सबस्क्रिप्टिंग के थ्रू प्रिंट कर रहे थे यूजिंग द पॉइंटर, तो भी बिल्कुल वही वैल्यूज़ कन्वीनियंटली प्रिंट हो गई हमारे लिए. राइट जी? एनी क्वेश्चन हियर? Okay, great.
अच्छा, पॉइंटर्स के बारे में जैसे जैसे हम अभी रीड करते आए हैं वैसे वैसे हम ये बातें पहले भी कहते आए हैं कि जब आप न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसको डिलीट भी करें. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मैनेजमेंट बिकॉज द मैनेजमेंट इज़ मैनुअल हियर. सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन is available in C++ and it can optimize and control memory consumption. ये यूज़र के हाथ में दे दिया गया कि आप खुद ही मेमोरी एलोकेट कीजिए, खुद ही फ्री कीजिए, और आपके ज़िम्मे है अब ये काम कि आप इसको कितना एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं. इसका मतलब ये है कि C++ में कोई ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है. गार्बेज कलेक्शन क्या होती है कि जो मेमोरी एरिया आपने इस्तेमाल कर लिया और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लीन अप कर दें, बिकॉज दैट प्रीटी मच इज़ अ गार्बेज नाउ. जो चीज़ें इस्तेमाल हो गई और अब उसे मज़ीद इस्तेमाल नहीं होना तो हम उसे गार्बेज कह देते हैं. तो जो मेमोरी एरिया आप इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आपको क्लीन करना है. लेकिन C++ के अंदर गार्बेज कलेक्शन का कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है. अगर आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद ही उसको क्लीन करें. मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे जावा है या C# है या तकरीबन तमाम मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हैं वो डायनामिक मेमोरी के साथ डील करती हैं, लेकिन ना आपको पॉइंटर्स देती हैं और ना आपको मेमोरी मैनेजमेंट यानी या यूँ कह लें कि गार्बेज कलेक्शन खुद करनी पड़ती है. वो सारा काम उसमें ऑटोमेटिक होता है. लेकिन C++ में ये जिम्मेदारी प्रोग्रामर के ऊपर है कि वो पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी एलोकेट भी खुद करता है और फिर इसको क्लीन अप भी खुद करता है अगर वो डायनामिक मेमोरी का इस्तेमाल करता है. तो एक तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है एंड इट मेक्स थिंग्स वल्नरेबल. एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इट्स वेरी फ्रीक्वेंट कि आप पॉइंटर्स इस्तेमाल करें और डायनामिक मेमोरी एलोकेट करें और मेमोरी लीक्स अगर करें. मेमोरी लीक कब होता है? जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग न्यू, लेकिन उसको इस्तेमाल के बाद डिलीट नहीं करते, डिलीट करना भूल जाते हैं. सो मेमोरी एरिया ऑक्यूपाइड रहता है और वी कॉल इट अ मेमोरी लीक. अच्छा, उसके बाद ऐसा मुमकिन है कि आप डायनामिक मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका पॉइंटर जो है वो इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो. मिसाल के तौर पे आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको कंडीशनली आप जो है वो मेमोरी एलोकेट करते हैं. फ़र्ज़ करें वो कंडीशन मीट नहीं होती और उसके बाद आप उसको डिलीट कर रहे हैं, हालांकि वो मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई थी. सो इट वाज एन इनवैलिड पॉइंटर, राइट. और ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक पॉइंटर डिलीट कर चुके हैं, अगर आप उसे दोबारा डिलीट करने की कोशिश करेंगे, right, so that will also generate problem. We call it a dangling, stray or a wild pointer. So in general ये सादा सी दो बातें आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि अगर आप न्यू का इस्तेमाल करते हुए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका पॉइंटर वैलिड है. आप जानते हैं न्यू के ज़रिए जब मेमोरी एलोकेट होती है तो आपको पॉइंटर रिटर्न किया जाता है उसका. सो आपको ये इंश्योर करना कि ये एक लेजिटिमेट पॉइंटर है और उसके बाद जब उसका इस्तेमाल हो जाए तो ये इंश्योर करना कि आप उसे डिलीट भी कर दें, क्लीन अप भी कर दें. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फैसिलिटी इन C++. अच्छा, फिर न्यू के बारे में हमने बात की थी कि न्यू के ज़रिए जो आप मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो मेमोरी एलोकेट भी कर दी जाएगी. यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट्स डू सक्सीड, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा मेमोरी डिमांड कर लेते हैं तो इट कैन फेल एज वेल. मिसाल के तौर पे if you look at this example, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने एक पॉइंटर बनाया, न्यू के ज़रिए आपने मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश की. आपने कहा जी इंटीजर हमें एलोकेट करने और काफ़ी सारे करने हैं. यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो आपने हेक्सा में दी हुई है, राइट. कैन यू डिकोड दिस वैल्यू? इस वैल्यू को डिकोड कर सकते हैं? आप बता सकते हैं हम कितने इंटीजर एलोकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे? इस वैल्यू का बाइनरी इक्विवेलेंट बता सकते हैं आप क्या होगा? यस सर, हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. It shouldn't take a lot of time now. 1 is simply 0 0 0 1. उसके बाद f है तो f is 1 1 1 1 और ये
कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितने एफ हैं, लाइक सो इट इज़ देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 एफ्स, इसका मतलब है कि ये 7 बार रिपीट होगा। उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, सो दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ इंटीजर्स। सो वी सी, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मैं ये ट्राई कैच की बात आपको बाद में बताता हूँ। ओके, सो नथिंग हैपेंड, नथिंग वियर्ड हैपेंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने 2 एफ इसमें और ऐड किए हैं। इसके बगैर जब मैंने इसे कहा इट डिपेंड्स कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी अवेलेबल है, तो ये प्रोग्राम एग्जिट कर गया, नथिंग हैपेंड, राइट। हमने किया क्या कि हमने ये मेमोरी रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब न्यू जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जब सक्सेसफुल होता है तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देता है, लेकिन जब वो फेल होता है तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। C++ के रन टाइम सिस्टम से एक एक्सेप्शन थ्रो होती है, एंड दैट एक्सेप्शन इज नेम्ड बैड एलोकेशन बाय द सिस्टम। तो ये जो ट्राई कैच का इस्तेमाल है, ये होता है कि अगर आप सिस्टम में रन टाइम पे कोई अगर एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आकर करता है, तो आप उसको हैंडल करना चाहें अगर खुद, तो आप ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर उसको प्लेस कर देते हैं। इसके बारे में शायद डिटेल में हम बाद में बात कर पाएंगे। तो ट्राई कैच में आपने कहा जी, अगर बैड एलोकेशन ये काम करते हुए अगर बैड एलोकेशन एक्सेप्शन आए तो आपने ये प्रिंट करना है, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एंडिंग द प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। सो अब हमने इसको रन किया जब, तो चूँकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसका मतलब है बैड एलोकेशन एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई। अच्छा, यहीं मैं अगर कहता हूँ जी मुझे ज़्यादा चाहिए, मैंने ज़्यादा इंटीजर्स और बढ़ा दिए, तो अब आप देखें तो ये मेमोरी एलोकेशन फेल हो गई और इसने आपको बताया, मैसेज दिया दैट मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एंडिंग प्रोग्राम, राइट। सो इट कॉट दिस एक्सेप्शन कि बैड एलोकेशन रिक्वेस्ट आई आपके पास जिसको सिस्टम एलोकेट नहीं कर सकता था, तो इसके प्रोग्राम जो है वो ये मैसेज प्रिंट करे स्क्रीन पे। सो दिस गिव्स अ गुड लुक। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर हम ये ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखते, मिसाल के तौर पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हम बैड एलोकेशन एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल अब नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली ये 2 लाइनें ले हैं, ये कि मेमोरी एलोकेट करें, डिलीट कर दें और रिटर्न 0। सो इन दिस केस यू स्टिल गेट दिस एक्सेप्शन, तो ज़ाहिर है अकर हुई, लेकिन अब आप उसको हैंडल नहीं कर रहे, आप कोई ग्रेसफुल मैसेज सिस्टम पे जो है वो प्रिंट नहीं कर रहे, राइट। So the runtime still generated this exception, bad allocation request, जो exception है वो अभी भी standard namespace के अंदर generate हुई, ठीक है। और it said that terminate call after throwing an instance of this exception. So ये उसका रन टाइम का बिल्ट इन मैसेज है। आपने ट्राई कैच के ज़रिए क्या किया कि आपने एक बेहतर यूज़र फ्रेंडली मैसेज स्क्रीन के ऊपर डंप कर दिया अगर ये एक्सेप्शन आकर करती है तो। सो एज आई सेड कि न्यू जो है इट इज़ नॉट गारंटीड टू सक्सीड, द मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट कैन फेल एंड इट इज़ अप टू यू कि आप उस रिक्वेस्ट फेलवर को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ये एक्सेप्शन हैंडलर डिप्लॉय करें, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आप बैड एलोकेशन रिक्वेस्ट को कैच करें और कोई ग्रेसफुल मैसेज प्रिंट करके एग्जिट कर जाएं। एक दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप जो ये एक्सेप्शन आ रही है उस एक्सेप्शन को हैंडल ना करें। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही होता है कि आप एक्सेप्शन ही हैंडल कर रहे होते हैं। इस केस में आप क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर आप न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो एक वैलिड पॉइंटर रिटर्न करती है, राइट। अदरवाइज़ आपके पास नल आता है, अगर ये एलोकेशन सक्सेसफुल ना हो सके तो नल आता है। अब यहाँ आपने जब लिखा ना न्यू, इसमें एक चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे लिख दिया नो थ्रो। ये जो नो थ्रो की ऑप्शन है ये एनफोर्स करती है कि रन टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेप्शन थ्रो करता है मेमोरी एलोकेशन की रिक्वेस्ट के फेल होने के सूरत में बैड एलोकेशन रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्शन अब थ्रो नहीं होगी, सिस्टम अब एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, इट विल स्टे क्वाइट। अगर एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं भी होगी तो इट विल स्टे क्वाइट, ठीक है। अब इस सूरत में आप क्या करते हैं, आप जो पॉइंटर ये रिटर्न कर रहा है पॉइंट्स टू मैनी नाम्स, आप इसको चेक करते हैं कि ये नल है या नहीं। आप सिंपली जब ये लिखते हैं इफ़ दिस, दैट मीन्स अगर ये नल नहीं है तो ये ट्रू होगा और अगर नल है तो फॉल्स होगा।
दैट मीन्स कि अगर एलोकेशन सक्सेसफुल हुई है तो आप पॉइंटर्स को डिलीट कर दें, वरना आप प्रिंट कर दें, यानी मैं अगर पॉइंटर वैलिड पॉइंटर नहीं है तो आप प्रिंट कर दें मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, सो एंडिंग द प्रोग्राम। गॉट द पॉइंट? जी बच्चों, समझ आई बात या नहीं? यस सर, आ गई है। ओके, सो वी कैन टेक अ ट्रेस ऑफ दिस एज वेल। सो यू सी नथिंग हैपेंड। अगर मैं इतनी यानी एलोकेशन कर दी, हो सकता है कि किसी सिस्टम पे इससे कम एलोकेशन पे भी वो एरर जनरेट कर दे, सो इट विल वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। इस केस में अगर आप देखें, मैंने नंबर ऑफ इंटीजर्स ज़्यादा जब रिक्वेस्ट किए तो ये फेल हो गया, उसने कहा मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एंडिंग द प्रोग्राम। सो यू हैव टू वेज टू हैंडल इट। वन, आप सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन थ्रो करता है, उस एक्सेप्शन को कैच करें, उसको हैंडल कर लें। दूसरा, आप सिस्टम को एनफोर्स करें कि आप वो एक्सेप्शन थ्रो ना करें, बल्कि आप पॉइंटर को खुद मैनुअली चेक कर लें कि वो पॉइंटर नल तो नहीं है। अगर नल है तो आप बता दें कि मेमोरी एलोकेशन फेल हो गई है, वरना आप यही समझेंगे कि मेमोरी एलोकेट हो गई है और आप उसको डिलीट करेंगे एग्जिट करने से पहले। So one option is catch the exception, the bad allocation exception, and the second is check the pointer that it returned and just take the option of no throw. पॉइंटर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी बातें हम पहले करते रहे हैं कि जब पॉइंटर बनाते हैं तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, और बना चुके हैं तो उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो यू कैन टेक अ लुक एट दिस अगेन। The next, I would say the last thing in this particular lesson is reference. References के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, so we will just formally talk about it again towards the conclusion of these pointers and reference discussion. Pointer reference के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि reference जो है it is an alias, ये किसी वेरिएबल का निक नेम होता है, यानी ये कोई नया वेरिएबल नहीं होता पॉइंटर की तरह, बल्कि ये किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का निक नेम होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है, आप उसका अगर रेफरेंस बनाना चाहें तो आप उसी तरह का वेरिएबल बनाते हैं, सिर्फ डेटा टाइप के बाद आप एम्परसेंड का इजाफा कर देते हैं और उसके बाद आप उसको वो वेरिएबल असाइन कर देते हैं। और रेफरेंस के केस में ज़रूरी है कि आप उसे इनिशियलाइज़ करें, बिकॉज रेफरेंस चूँकि अलग वेरिएबल नहीं होता, वो किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एलियस होता है, सो इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ओरिजिनल के नाम से, विच इज़ ऑफ टाइप इंट, उसको वैल्यू दे दी 30। आप ओरिजिनल को प्रिंट करते हैं, फिर ओरिजिनल के एड्रेस को प्रिंट करते हैं यूजिंग एम्परसेंड। फिर आप क्या करते हैं, एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। रेफरेंस क्रिएट करने के बारे में मैंने आपको बताया कि आप एम्परसेंड का लफ्ज़ का जो सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं। सो आपने इंट लिखा, फिर एम्परसेंड लिखा। अब यहाँ पे अगर स्पेस भी दे दें तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। आपने लिखा वेरिएबल का नाम ref1, उसको ओरिजिनल असाइन कर दिया। अब ref1 जो है वो ओरिजिनल का एक निक नेम है, राइट। अगर आप ref1 का एड्रेस प्रिंट करेंगे तो वही एड्रेस प्रिंट होगा जो यहाँ ओरिजिनल के लिए प्रिंट हुआ, बिकॉज ref1 कोई अलग एड्रेस वेरिएबल नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनल ही का निक नेम है। सो इट्स एड्रेस इज़ द सेम। अच्छा, उसके बाद अगर आप ref2 क्रिएट करें और उसको ref1 असाइन कर दें, और उसके बाद आप ref2 का एड्रेस प्रिंट करें, तो भी वही एड्रेस प्रिंट होगा जो ओरिजिनल का था और जो ref1 का था, बिकॉज अगेन आप एक वेरिएबल के अगर 10 रेफरेंस भी क्रिएट कर लें तो वो नए वेरिएबल्स नहीं होंगे, बल्कि उसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। और अब अगर आप वैल्यू प्रिंट करेंगे, देयरफॉर ref2 इज़, आप यहाँ पे एम्परसेंड की बजाय सिंपली ref2 लिखते हैं, तो अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वही जो ओरिजिनल की है, विच इज़ 30। सो ओरिजिनल, ref1, ref2 all have the same value and same address. So we take a demo of this as well. So here you see that the value of original is 30, its address is this. And then you print the address of ref1, it is the same as above. The address of ref2 is again the same as above, and value printed to ref2 is also the same as the value of original. Any questions so far?
सर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऐड कर लें। ओके, कर लिया जी। ओके जी, हमें रेफरेंसेस की ज़रूरत क्यों होती है? रेफरेंसेस का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल तो तब होता है जब हम फंक्शंस को पैरामीटर्स पास करते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शंस को पैरामीटर पास करते हैं तो हमने एक एग्जांपल देखी थी कि जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो उसमें जो फंक्शन कॉल किया जा रहा होता है उसमें सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। सो आपको वैल्यूज़ कॉपी करनी पड़ती हैं, नए वेरिएबल्स एलोकेट करने पड़ते हैं, सो इट इनकर्स अ लॉट ऑफ ओवरहेड। जबकि जब आप रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं वैल्यू को, तो उस सूरत में आप वैल्यू कॉपी नहीं करते, आप सिंपली एक एलियस क्रिएट करते हैं जो उसी वेरिएबल को बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है जो वेरिएबल आपके मेन के अंदर या जिस जगह से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो उस सूरत में आपका जो ओवरहेड इस सूरत में आता है आपका पास बाय वैल्यू में उतना ओवरहेड नहीं आता। और इसके अलावा अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकती है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। बिकॉज जब आप बाय रेफरेंस पास करते हैं तो जो चेंजेस आप उस फंक्शन के अंदर करेंगे वो पीछे उस जगह जहाँ से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है, इन मोस्ट केसेस विच इज़ मेन, तो वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम वैसे पहले भी देख चुके हैं। सो इफ़ यू जस्ट सिंपली से सी दिस डेमोन्स्ट्रेशन हियर अगेन, so in this case you are asked to enter a number and then you call this function get square। ठीक है, get square को आप बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं नंबर। ठीक है, तो वो क्या करता है, नंबर इज़ इक्वल टू नम स्टार नम, सो नंबर का स्क्वायर करता है और नंबर को मॉडिफाई कर देता है। और अब आप नंबर को रिटर्न किए बगैर जब यहाँ प्रिंट करते हैं तो आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर मिल जाता है। सो से वी वांट 5, सो इट सेज 25, राइट। अगर आप बाय रेफरेंस ना करते तो एक तो यहाँ लोकल वेरिएबल क्रिएट होता, मेमोरी की वैल्यू कॉपी करनी पड़ती, अलग वेरिएबल क्रिएट होता और आपको ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न भी करती है, और रिटर्न के केस में भी आपको वैल्यू वापस कॉपी करनी पड़ती है। सो ये दोनों प्रॉब्लम आप अवॉइड कर पाए इस केस में। रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है। अगर आप रेफरेंस को कांस्टेंट बना देंगे तो उसके ज़रिए आप उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट है रेफरेंस तो फिर उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई वेरिएबल है ओरिजिनल, उसको आपने 30 असाइन किया हुआ है, अगर आप कांस्टेंट रेफरेंस क्रिएट करते हैं और उसको ये असाइन करते हैं तो फिर आप उस रेफरेंस को अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट विल से दैट द रेफरेंस इज़ कांस्टेंट। और इसी तरीके से अगर आप इस रेफरेंस को एक और रेफरेंस को ऐसे असाइन करेंगे तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट विल से कि ये जो जिस वेरिएबल को आप असाइन करना चाह रहे हैं वो कांस्टेंट है। तो अगर आपने इसको असाइन करना है किसी और रेफरेंस को तो उसको भी कांस्टेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आप इसको कांस्टेंट बना देते हैं तो फिर ये असाइनमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। सो द वे यू कुड डील विद पॉइंटर्स, आप उनको भी कांस्टेंट बना सकते थे, रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है। उससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि वैल्यू रेफरेंस के ज़रिए तब्दील नहीं होगी। इस केस में अगर आप देखें तो आपने दो वेरिएबल्स को पास किया है, नंबर और स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसके लिए आपने यहाँ पे जो रेफरेंस एलियस क्रिएट किया उसका नाम आपने स्क्वायर की बजाय रिजल्ट रखा हुआ है, एंड दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसको आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, इसको आपने कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि नंबर की वैल्यू को ये फंक्शन तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन स्क्वायर की वैल्यू को तब्दील कर सकता है। तो आप यहाँ रिज़ल्ट में रिज़ल्ट की वैल्यू को तब्दील कर रहे हैं, उसको स्क्वायर ऑफ द नंबर असाइन कर रहे हैं, और जब आप यहाँ स्क्वायर प्रिंट करते हैं तो रिज़ल्ट के ज़रिए जो स्क्वायर के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, राइट। सो इस केस में आपको मेमोरी कॉपी अफोर्ड नहीं करनी, सो दैट मेक्स इट एफिशिएंट, रिटर्न भी नहीं करना, सो दैट ऑल्सो मेक्स इट एफिशिएंट। फिर आपने इसको कांस्टेंट भी बना लिया, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता, सो दैट हेल्प्स। सो इफ़ वी टेक a demo of this particular example, so here it goes.
enter the number that you wish to square and it says 25. So any question thus far? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. नो क्वेश्चंस? सबको समझ आ गया? Okay, so that concludes our discussion of pointers and references. There are some questions and exercises. I'll leave those to you. And अब आप छोटी सी हम एक ब्रेक करेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर हम अगला एक टॉपिक है जिसको अभी हमें शुरू करना है और इंशाल्लाह कल कंक्लूड करेंगे. सो विल टॉक अबाउट दैट, राइट? सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी बैक इन 5 minutes. एंड जैसे हमने पहले बात की थी तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकें. सो आई थॉट ऑन दैट. तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने ये आती है कि जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए. जी सर. ओके, सो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ज़ाहिर है आपसे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कुछ आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन ली जाती है. आप वो इन्फॉर्मेशन फर्निश कर देते हैं और जब आप सब लोग अप्लाई कर देते हैं तो एक गिवन डेट के बाद एक मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करके आप वो डिस्प्ले कर दी जाती है. सो आपको ये मालूम हो जाता है कि आपका दाखिला हुआ या नहीं हुआ बेस्ड ऑन वट एवर मेरिट कैलकुलेशन इज़. ऐसा ही है? जी सर. ओके, तो हम इस एग्जांपल को जो है वो एक कोड फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं कि ये सारी एग्जांपल कैसे काम कर रही है. ठीक है, it is not an exact demonstration of the system, but this kind of reflects how the things could be working at the back end. ठीक है, तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी होता है. डिटेल के मुताबिक हम उसके अंदर डेटा को चूज़ करते हैं और फिर डेटा को चूज़ करने के मुताबिक हम अप्रोप्रिएट फंक्शंस लिखते हैं जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो उस ऐप के होते हैं वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि वो कैसे काम करेंगे. तो a couple of days back I sat down and wrote that little application ताकि हम उसको demonstratable shape में तैयार कर सकें. So this is that little application. मैं पहले इसकी आपको एक ओवरऑल लुक देता हूँ. So this is roughly 179 lines of code, not very big. सर स्क्रीन शेयर हो रही. Okay, sorry. So here it is. You can see my screen now. Yes sir. यस सर. Okay. So this is that little application. इसका अगर मैं आपको मेन दिखाऊं तो मेन के अंदर हमने कुछ डेटा डिक्लेयर किया. मिसाल के तौर पे आप जब अप्लाई करते हैं तो आपसे नाम पूछा जाता है. ठीक है, सुन रहे हैं? जी सर. जी सर. यस सर. तो आई वुड अर्ज यू टू बी इंटरैक्टिव नाउ बिकॉज मैं आपके साथ एक छोटा सा आइडिया जो डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे आप साथ साथ बताते रहेंगे कि आपको क्या लगता है. ठीक है, सो आपसे नाम पूछा जाता है. मिसाल के तौर पे आपसे एड्रेस पूछा जाता है. जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं. आपसे आपके इंटर के मार्क्स और टोटल मार्क्स पूछ लिए जाते हैं. मैट्रिक के मार्क्स और टोटल मार्क्स पूछ लिए जाते हैं. फ़र्ज़ करें आपसे पूछा जाता है कि आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं हैं. या फ़र्ज़ करें आपसे पूछा जाता है कि आप कोई डिसेबिलिटी रखते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए अलग कोटा या अलग कुछ मार्क्स हो सकते हैं. या आपकी कोई बोर्ड में पोजीशन है तो अगर मिसाल के तौर पे बोर्ड में पोजीशन है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको दे दिया जाता है. राइट,
सो मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा है। तकरीबन मोर और लेस ये सारी बातें आपसे पूछी गई होंगी, और इसके अलावा कुछ और भी पूछी गई होंगी जो आपने अपने फॉर्म के अंदर फिल इन की होंगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब चूंकि सिस्टम ने मेरिट भी कैलकुलेट करना है आपका, तो हमने एक मेरिट के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको फ्लोट टाइप बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि हमें डिसाइड ये करना है कि हम जो है वो कितने एप्लीकेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो हमें उसके लिए हम चूँकि सबको एरे टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, यू सी कि हमने स्ट्रिंग टाइप जो है उसका एक एरे डिक्लेयर किया, उसका नाम नेम रखा, फिर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर किया, उसका नाम एड्रेस रखा, फिर प्रोग्राम के लिए फिर फ्लोट टाइप का हमने इंटर के मार्क्स और टोटल मार्क्स, और उसके बाद हमने जो है वो ये फ्लोट है इसकी टाइप रखी हुई है इंटर के मार्क्स की, मैट्रिक्स मार्क्स। ओके, सो हमने इन टाइप का ये एरे डिक्लेयर किया, यू कैन मेक इट इंट एज वेल। आपने इन टाइप का मैट्रिक के टोटल मार्क्स और इंटर के टोटल मार्क्स के लिए एरे डिक्लेयर कर लिया, हिफ्स के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, बिकॉज आपको जितने भी एप्लीकेंट आएंगे आप सब के लिए ये फील्ड्स फिल करेंगे, तो आपको डेटा का साइज़ डिसाइड करना है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं ऊपर हमने अरे साइज़ के नाम से एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, उसका साइज़ रखा हुआ है 100। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम ये सलाहियत रखता है कि हम 100 एप्लीकेंट्स का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा एप्लीकेंट्स अफोर्ड करने हैं तो मैं इसका साइज़ बढ़ा के 1000 कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ, 10,000 कर सकता हूँ, राइट। बट यहाँ आपको ये एक लिमिटेशन नज़र आ रही होगी कि जब आप इस डेटा के साथ डील करते हैं तो ये डायनामिक नहीं बल्कि स्टैटिक अरेज हैं। तो आपके पास, और आप इसका जो साइज़ एक बार ऊपर डिक्लेयर कर देंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वही साइज़ रहेगा। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि आप डायनामिक मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अरेज के साइज़ जो है वो डायनामिक रख सकते हैं। आप हर बार रन करते हुए यूज़र से पूछ सकते हैं कि आपने मैक्सिमम कितने एप्लीकेंट्स अकोमोडेट करने हैं सिस्टम के अंदर, तो वो यूज़र इनपुट कर सकता है। बट इन दिस केस हमने तमाम अरेज जो हैं उनको स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक हो गया जी। ओके अच्छा, जब आप सिस्टम इसको चलाते हैं तो ये पहला मैसेज प्रिंट करता है वेलकम टू एडमिशन सिस्टम। उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट लूप लगाई हुई है वाइल ट्रू। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या क्या रहे हैं कि हम एक छोटा सा फॉर्मेट प्रिंट कर देते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं जी आप एंटर कीजिए ए इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑनलाइन, V if you want to view applicants, M if you view the merit list, and E if you want to exit the application। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो this will look like this: Welcome to admission system, enter A to apply online, V to view applicants, M to view merit list, and E for to exit the application, right? जी सर। अब यहाँ आप एक कैरेक्टर में इसकी वैल्यू इनपुट करते हैं। आप यहाँ स्विच केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की। सो आप यहाँ पे कैरेक्टर चॉइस के नाम से डिक्लेयर करते हैं और उसमें आप वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, सो अब अगर आपने इसमें ए इनपुट किया है तो इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक अलग फंक्शन बनाया ऐड एप्लीकेंट के नाम से और उसको ये सारे वेरिएबल्स पास कर दिए। ठीक है, ऐड एप्लीकेंट के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया। मैंने कहा कि एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो जब भी हमने नया एप्लीकेंट आएगा उसका डेटा हमने स्टोर करना होगा तो वो ऐड एप्लीकेंट फंक्शन ये काम करेगा। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड इनफ चॉइस? Do you think it's a good enough choice? यस सर। यस सर। Because it's always a sensible idea कि आपको जो काम तवातुर से करने हैं आप उनको अलग फंक्शंस बना दें। इससे आपका मेन जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आपका प्रोग्राम मॉड्यूलर हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, मैनेज हो जाता है।
ठीक है। तो हमने ये काम के एक नया एप्लीकेंट ऐड करना है, ये एक अलग फंक्शन को दे दिया। इस फंक्शन को हम नाम पास कर देते हैं, एड्रेस, मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, इंटर के टोटल मार्क्स, हिफ्स, डिसेबिलिटी, पोजीशन, प्रोग्राम, सब कुछ, ठीक है। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये हम बाद में देखेंगे, ये फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे एक नए एप्लीकेंट को ऐड करता है। उसके बाद मैंने लिखा कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू आपको याद होगा, हमने जब लूप्स पढ़ी थी तो उसमें एक लफ्ज़ कंटिन्यू देखा था। तो वो कंटिन्यू जो था उसका पर्पस क्या था? एनीबॉडी? किसी को नहीं याद कि कंटिन्यू का क्या मतलब था? सर कंटिन्यू लिखने से जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टार्ट में चला जाता है। जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो स्टार्ट में चला जाता है। स्टार्ट से दोबारा शुरू होगा वो। कौन यहाँ if कौन से। शुरू होगा स्टार्ट से? यहाँ से इफ से। यहाँ से आई थिंक सो। कंटिन्यू आप लूप के अंदर जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप मज़ीद आगे नहीं बल्कि लूप के शुरू में चले जाते हैं। तो ये चूँकि वाइल लूप में इस्तेमाल हो रहा है तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी आगे कोई भी चीज़ किए बगैर ये प्रोग्राम वापस यहाँ पे चला जाएगा और दोबारा ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मैंने ए ऑप्ट किया। मैंने आपको अभी वो फंक्शन दिखाया नहीं है ऐड एप्लीकेंट कैसे काम करता है, लेकिन ऐड एप्लीकेंट हमें कहता है जी ठीक है मैं पहले स्टूडेंट का डाटा एंटर कर रहा हूँ, नाम पूरा बताइए। तो हम नाम बताते हैं जी, कोई शख्स अपना नाम बताए पूरा। हमजा गफ्फार। हमज़ा गफ्फार, ठीक है जी, आपका पूरा नाम हमने एंटर कर दिया। फिर ये कहता है जी एंटर योर होम एड्रेस। तो हम कहते हैं जी हमज़ा गफ़ार जो है वो हाउस नंबर 112 में रहते हैं। तो यूँ कहते हैं हाउस नंबर 112 में रहते हैं और ABC कॉलोनी में रहते हैं। और शहर कौन सा आपका? अहमदपुर। और जनाब ये द स्टेट ऑफ अहमदपुर ईस्ट के रहने वाले हैं, ठीक है जी। अहमदपुर के लोग तो कहते हैं जी द स्टेट ऑफ अहमदपुर ईस्ट, ऐसे ही है जी। जी सर। ओके, तो उसके बाद ये कहता है हमसे कि एंटर योर मैट्रिकुलेशन मार्क्स। कितने नंबर थे आपके मैट्रिक में? 927। ये जी हमने 927 नंबर एंटर कर दिए। टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक के? 1100। 1100 एंटर कर दिए जी। उसके बाद कहते हैं जी इंटर के मार्क्स बताइए। 724। 724 और टोटल बताइए। 1100। 1100। क्या आप हाफिज़ कुरान हैं? नो। नो, हमने एन एंटर कर दिया। आप डिसेबल भी नहीं हैं आई होप? नो सर। नहीं, और आपकी बोर्ड में कोई पोजीशन भी नहीं है तो हम यहाँ भी एन एंटर कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ये कहता है जी एंटर द प्रोग्राम दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। मतलब ये इतना यूज़फुल ऑप्शन इस वक्त नहीं है, बट स्टिल हम कहते हैं जी हम BSCS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब मैंने एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन का काम ख़त्म हो गया। मैंने अभी आपको फंक्शन दिखाया नहीं है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इस फंक्शन का काम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। आप लूप के स्टार्ट में दोबारा चले गए और लूप के स्टार्ट में वही मेन्यू दोबारा प्रिंट हो गया कि जी आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो A अप्लाई करें,
एप्लीकेंट्स देखना चाहते हैं तो वी अप्लाई करें, और मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो एम, राइट। सो कंटिन्यू आपको लूप के स्टार्ट में दोबारा ले जाता है। ठीक हो गया जी। ओके सर। अच्छा, अब हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि ऐड एप्लीकेंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ऐड एप्लीकेंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐड एप्लीकेंट फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और ये है जी ऐड एप्लीकेंट। तो ये इंडेक्स बाय रेफरेंस ले रहा है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, मैट्रिक के टोटल मार्क्स, इंटर के टोटल मार्क्स, हिफ्स, डिसेबिलिटी और पोजीशन के लिए हमने कैरेक्टर एरेज, और प्रोग्राम के लिए हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ आप सिंपली इनपुट कर रहे हैं चीज़ें, एंटरिंग द रिकॉर्ड एज एट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए, जब आप स्ट्रिंग में इनपुट करते हैं तो आप सी इन की बजाय गेट लाइन इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इसकी एग्जांपल देखी थी जब हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, याद है आपको? यस सर, याद है। यानी अब नॉर्मल जब आप इनपुट लेते हैं तो सी इन के ज़रिए लेते हैं, लेकिन जब आपने स्ट्रिंग में इनपुट करनी हो तो चूँकि वो करेक्टर स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, तो आपने उस सूरत में गेट लाइन इस्तेमाल करना है। और ये याद रखिए, जब भी आप गेट लाइन को सी इन के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो गेट लाइन से पहले सी इन डॉट इग्नोर ज़रूर लिखें, वरना जो पिछला एंटर आपने प्रेस किया होगा वो गेट लाइन को इग्नोर कर देगा। एनीवे, आपसे पूछा गया एंटर योर फुल नेम, तो आपने गेट लाइन के ज़रिए नेम एंटर कर दिया, नेम एट इंडेक्स इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे इंडेक्स जो आपने पास किया हुआ है, जो पहले 0 होगा फिर 1 हो जाएगा, तो एरे की लोकेशन है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपसे एड्रेस मांगा गया, वो भी गेट लाइन के ज़रिए आया क्योंकि स्ट्रिंग है। फिर आपसे मैट्रिक के मार्क्स मांगे गए, वो सी इन के ज़रिए आपने कर लिए। फिर टोटल मार्क्स, फिर इंटर के मार्क्स, फिर उसके टोटल मार्क्स। फिर आपने कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं कि हाफिज़ कुरान है तो वाई एंटर कर दें, वरना एन एंटर कर दें। डिसेबल्ड हैं तो वाई एंटर कर दें, वरना एन एंटर कर दें। बोर्ड में कोई पोजीशन है तो वाई एंटर कर दें, वरना एन एंटर कर दें। और फिर आपसे पूछा गया कि वो प्रोग्राम बताइए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगेन चूँकि गेट लाइन इस्तेमाल करना है तो एक बार पहले फिर आप सी इन डॉट इग्नोर लिखेंगे ताकि कैरेज रिटर्न को इग्नोर कर सकें। और उसके बाद आप इंडेक्स में 1 का इजाफा कर देंगे। इंडेक्स में इजाफा इसलिए करेंगे कि अब आपने एक इंडेक्स पे एंट्री कर दी है, अब अगली बार अगर आप कोई एंट्री करेंगे तो वो अरे के अगले इंडेक्स पे होगी। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ था एंटरिंग रिकॉर्ड एट इंडेक्स 0, तो अब आप इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर देंगे, और बाय रेफरेंस पास किया है तो वो वैल्यू पीछे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम ये करते हैं कि एक और स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं। हम दोबारा कहते हैं जी ए, तो दोबारा अब ये कह रहे हैं एंटरिंग रिकॉर्ड एट इंडेक्स 1, चूँकि 0 अब गुजर गया, अब 1 आ गया। तो अब कोई दूसरा स्टूडेंट अपना नाम बताए जी। शर्माए ना बेटा, सिर्फ नाम ही पूछा है। सर मोहम्मद हसनैन। ओके जी, मोहम्मद हसनैन। तो एड्रेस हम कहते हैं जी आप हाउस नंबर 224 और XYZ कॉलोनी, और किस शहर के रहने वाले हैं? मोहम्मद हसनैन चले गए। सर अलीपुर। चलें, अपना माइक ऑन रखें, हमने आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आप अलीपुर के जी रहने सर। वाले हैं, ठीक हो गया जी। जी सर। मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं? सर 980। 980। आप लाजमी नहीं है सही बताएं, आप कुछ भी बता सकते हैं। नहीं सर, सही है, मार्क्स और यही है। टोटल 1100। जी सर। और इंटर में कितने हैं? सर 70 नहीं 770। 770 आउट ऑफ 1100। जी। ओके जी। हाफिज़ कुरान हैं? नो सर।
नहीं, डिसेबल भी नहीं है। और यस सर। पोजीशन होल्डर बोर्ड में है। नहीं सर, 5वीं में आई थी अभी तक, फिर दोबारा नहीं आई। चलिए जी, गुड। आप भी BScs में अप्लाई करना चाहते हैं? यस सर। ओके जी। अच्छा, अब हम कहते हैं जी हम एक और स्टूडेंट का डेटा एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं ए और ये अगर हमारे साथ कोई फीमेल स्टूडेंट हैं, अगर वो बताना चाहें तो बता दें फॉर इंक्लूजन, वरना इट्स ओपन। कोई भी स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट अपना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे तो हम 3-4 एंट्रीज कर लें ताकि हम कंक्लूड कर सकें इसे। एनीबॉडी? कोई स्टूडेंट अपना नाम बता दें। यार तुसी तो नाम ही नहीं दस दे हैं, बाकी तुसी की दसना पुत्र? यस सर, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक हो गया जी। आप, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हाउस नंबर 156 में रहते हैं और आप LMN कॉलोनी में रहते हैं। और आप किस शहर से हैं? बहावलपुर सर। आप बहावलपुर से हैं, ठीक हो गया जी। मैट्रिक में कितने नंबर हैं? 974 सर। 974 आउट ऑफ 1100। और इंटर में? 786। 786 आउट ऑफ 1100। और हाफिज़ कुरान है? 9 सर। डिसेबल्ड नहीं है? 9 सर। और पोजीशन होल्डर भी नहीं है? 9 सर। ओके। अच्छा, आप कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी, जो इसमें से कोई क्राइटेरिया मीट करता हो, हाफिज़ कुरान हो या पोजीशन होल्डर हो या खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है, सो कहीं तो हम वाई एंटर करें। कोई हाफिज़ कुरान है आप में? सर हमारी क्लास का बच्चा है। ओके, चलें जी, हम आखिरी फिर एंट्री कर लेते हैं। अहमद रशीद, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें। चलें यार, आपका इंटर डेटा हम एंटर कर लेते हैं चौथे स्टूडेंट के तौर पे। तो अच्छा, इनका प्रोग्राम अभी एंटर करना है, BScs और एक और स्टूडेंट। तो अहमद रशीद लगता है सोए हुए हैं। अहमद रशीद चले ही गए हैं। सायरा बेटा, आप बता दें, हम आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंटर कर लेते हैं। सायरा फ़कीर, हाउस एड्रेस हम कहते हैं जी हाउस नंबर 117 और ABC कॉलोनी, और शहर हम पाकिस्तान लिख देते हैं इनका। मैट्रिक के मार्क्स बताएंगी बेटा आपने? कहती हैं मैं नहीं बताऊंगी। चलें जी, अब हम गलत नंबर एंटर कर दें तो गुनाह होगा, तो हम कहते हैं जी इनके नंबर। अहमद आ गया सर, अहमद आ गया। चलें जी, कोई बात नहीं। अब हम कहते हैं जी सायरा के 1100 में से 1100 नंबर मैट्रिक में है और यस सर। इंटर में हम इन्हें 550 दे देते हैं, ठीक है? जस्ट अ डमी एंट्री, राइट? हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हाफिज़ कुरान हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं, और हम कहते हैं जी चलें इनकी बोर्ड में एक पोजीशन भी है। सो दैट्स जस्ट राइट। और ये भी BScs की एप्लीकेंट है। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि हम व्यू एप्लीकेंट कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी हम ज़रा व्यू एप्लीकेंट करते हैं। व्यू एप्लीकेंट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है व्यू एप्लीकेंट का, ठीक है? सो इफ़ यू प्रेस V तो यू हैव दिस व्यू एप्लीकेंट। आप इसको भी वही पास कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू, कि ताकि आप दोबारा लूप के शुरू में चले जाएं।
तो व्यू एप्लीकेंट पे जाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ओके, दिस इज़ व्यू एप्लीकेंट। व्यू एप्लीकेंट में सिंपली आप एक लिस्ट टाइप लुक लेते हैं। ये जो सेट विड्थ ऑपरेटर है ये फील्ड की विड्थ सेट करने के लिए होता है कि आप मिसाल के तौर पे नेम के लिए कितने कैरेक्टर्स की जगह रखना चाहते हैं, ये फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आप फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0 आई लेस देते हैं इंडेक्स आई प्लस प्लस, और उसमें आप अरे के उन तमाम इंडेक्सेस को प्रिंट कर देते हैं जिन पे नेम ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई, इंटर के मार्क्स और डिसेबिलिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हम फर्स्ट करें यहाँ पे वी प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि हमारा व्यू एप्लीकेंट फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो इट इज़ परफेक्टली वर्किंग। हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि व्यू ज़रा बेहतर हो जाए। सो यू सी थोड़ा सा ज़्यादा वियर्ड हो गई है, लेकिन इट इज़ सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एसएससी के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, हिफ्स, डिसेबिलिटी एंड पोजीशन, सबके लिए येस नो और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, बट इट इज़ नॉट परफेक्टली फॉर्मेटेड, राइट? सो वी जस्ट टेक पार्डन ऑन दैट। ओके, सो दैट वाज जस्ट द व्यूइंग। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास फिर दोबारा बैड फाइल डिस्क्रिप्टर, हम कहते हैं जी हम मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब जब आप मेरिट लिस्ट पे जाते हैं तो इसको कुछ मज़ीद चीज़ें चाहिए। लेट मी जस्ट सी, हम एम प्रेस करते हैं तो हम मेरिट लिस्ट पे जाते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट मेरिट। मेरिट लिस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें करते हैं। मेरिट के फंक्शन में जाके देखते हैं कि हमने क्या किया। ये है जी कैलकुलेट मेरिट। इसको हम नाम देते हैं, मैट्रिक के, इंटर के मार्क्स देते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन के हिफ्स, डिसेबिलिटी, पोजीशन और सब चीज़ें। ठीक है, और ये एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है मेरिट क्राइटेरिया के फंक्शन को कि जी आप बताएं आपने मैट्रिक को कितनी फ्रैक्शन देनी है और इंटर को कितनी फ्रैक्शन देनी है और हिफ्स को और डिसेबिलिटी को और पोजीशन को। तो मेरिट क्राइटेरिया का फंक्शन भी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है, विच इज़ ये। ठीक है, तो हम यहाँ एंटर करते हैं कि आपने मैट्रिक को कितनी फ्रैक्शन देनी है, इंटर को, हिफ्स को, इन सब चीज़ों को। सो ये कहता है जी मैट्रिक की फ्रैक्शन एंटर करें। हम कहते हैं फ़र्ज़ करेंगे, हम कहते हैं जी हम मैट्रिक को 40% देना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये कहता है जी आप इंटर की फ्रैक्शन भी एंटर करें कि इंटर को कितने देना चाहते हैं। तो बाकी 60% हम इंटर को दे देते हैं। आप टेस्ट भी एंटर कर सकते हैं इसके अंदर कि जी कुछ फ्रैक्शन टेस्ट की भी रख लें। फिर ये कहता है जी आप हिफ्स को कितने नंबर देना चाहते हैं, 0 से लेके 5 तक। हम कहते हैं जी हम हिफ्स को 2 नंबर दे देते हैं, डिसेबिलिटी को भी 2 नंबर दे देते हैं, और फ़र्ज़ करें पोजीशन है अगर आपकी तो हम उसके भी 2, चले 5 नंबर उसको दे देते हैं। ठीक है, अब इसने मेरिट लिस्ट हमें यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दी। 4 एप्लीकेंट थे हमारे, तो जिनके जितनी फ्रैक्शन बनी, इसने कहा जी मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनकी 78% बनती है, मोहम्मद हसनैन की 77% बनती है, सायरा की 77% बनती है और हमज़ा गफ़ार की 73.2% बनती है। राइट, सो दिस इज़ अ लिटिल एप्लीकेशन जिसमें ये सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स का डाटा आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं और फिर आप उनको एप्लीकेंट्स को सिंपली व्यू भी कर सकते हैं, आप उनको उनकी मेरिट लिस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन दी एंड आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्ज़िट करना चाहें तो आप सिंपली ई लिखें और एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर जाएं। सो टाइप्ड इन ई, लेट्स सी व्हेन इट डज रिटर्न। Okay, just type D. Let's press enter. Sorry, it's a bit slow now. So we have exited from the application by typing this. ठीक? Did you get the overall idea of what we have been trying to do in this? ਪੁੱਤਰ समझ आई जो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? यस सर। अच्छा, तो आपसे मैं सवाल अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी जिस ज़बान में पूछूं और आपको वो आसान लगे तो मुझे बताइए, मैं उस तरह पूछ लिया करूँगा।
क्यों जी? व्हाट्स योर प्रेफर्ड मॉड? ओके, आई गॉट माई आंसर। आप ये कह रहे हैं कि आप हमसे सवाल पूछा ही ना करें। सर आप उर्दू में पूछ लिया करें, पंजाबी में, जो जो भी है सराइकी में पूछ लिया करें। अच्छा अच्छा, यानी अंग्रेज़ी भारी पड़ती है। थोड़ी सी। थोड़ी सर पंजाबी सही है, मैं तो कहना पंजाबी ते बोलिया करो। ठीक है पुੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ओके जी, सो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कितने फंक्शंस हैं? एक मेन है, मेन के अलावा हमारे पास है एक फंक्शन कैलकुलेट मेरिट का, फिर एक फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, अब मेरिट लिस्ट जो है इसको हमें सॉर्ट भी करना पड़ता है, तो ये जो सॉर्ट का फंक्शन है मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्प्ले लिस्ट का, ठीक है। इसमें हमने इंसर्शन सॉर्ट इस्तेमाल की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है। मेरिट क्राइटेरिया आप इस फंक्शन में एंटर करते हैं, व्यू एप्लीकेंट्स आप इस फंक्शन में हैंडल करते हैं, और ऐड एप्लीकेंट आप इस फंक्शन में हैंडल करते हैं, ठीक है। सो यू सी के हम फंक्शंस में जब अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे चीज़ें कितनी मैनेजेबल और कितनी आसान हो जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर जो एक छोटी सी और बड़ी सादा सी एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने तकरीबन वो तमाम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो किसी न किसी सेंस में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। हमने सिंपल जो लाइक सी इन सी आउट्स हैं उनको देखा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को देखा है, इंटीजर्स को, फ्लोट्स को, कैरेक्टर्स को, अरेज को, इन सब को हमने इसके अंदर देखा। इफ़ स्टेटमेंट्स को देखा, फिर हमने वाइल लूप इस्तेमाल की, फॉर लूप इस्तेमाल की। तो वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनको हमने इसके अंदर फंक्शंस को ज़्यादा देखा। फंक्शंस में हमने पास बाय वैल्यू भी किया, पास बाय रेफरेंस भी किया। अब एक चीज़ दैट आई वुड अर्ज यू टू डू इज़ कि आप इसमें जो अरे हमने स्टैटिक डिक्लेयर किए हुए हैं, आप इनको डायनामिकली डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे और फिर उनको वहाँ डिलीट भी करेंगे जहाँ उनको डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस एप्लीकेशन इन योर क्लासरूम एंड आई वुड अर्ज यू कि आप इसके अंदर छोटी सी तब्दीली क्या करेंगे, ज़रा बताइए। आपको समझ आई कि क्या तब्दीली करनी है आपको इसके अंदर? नहीं समझ आई? सर आ गई है समझ। तो बताइए क्या करना है आपको। प्रोग्राम की समझ आ गई, लास्ट में नेट प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तो मैंने आपको काम ये कहा है कि मैं इसे अपलोड कर दूंगा और आपके ज़िम्मे काम ये होगा कि आप इसमें जो सारे अरेज स्टैटिक डिक्लेयर किए गए हैं, आप कोशिश करेंगे उनमें से कुछ या तमाम को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ज़रिए हैंडल करें। यानी आप उन्हें न्यू के ज़रिए एलोकेट करें और फिर जब उनकी ज़रूरत ना रहे तो उनको डिलीट भी कर दें। गॉट द टास्क? ठीक है सर, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ये भी कीजिए, और असाइनमेंट तो आपके पास है ही, उसको भी करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी कुछ बेहतर प्रिपरेशन हो जाए। और कल जो है हम क्लास सिर्फ कल के लिए सर इसी एक टाइम। क्वेश्चन है सर। जी जी सर वो डेव सी प्लस प्लस में तो प्रोग्राम सेव हो जाता है सर, इसका रेपलिट का तो बता दे, इसमें कैसे प्रोग्राम को सेव करना है। बेटा, रैपलेट तो ज़ाहिर है बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, तो इसमें अगर आप सेव जी सर। करेंगे तो आई गेस के आप उसको क्लाउड पे ही सेव करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये फ़ाइल है, ये यहाँ पे बस ऐड फोल्डर ऐड फाइल, आप एक फ़ाइल जी सर। ऐड करें, यहाँ पे बनाएं, आप अपना को प्रोग्राम बनाएं, उसको सेव कर लें। एग्जीक्यूट वो मेन के अंदर ही होगा, तो आप यहाँ पे उनको सेव कर सकते हैं, सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी फाइल्स की जो भी आप बनाएंगे, ओके ठीक है। ठीक हो गया सर। एग्जीक्यूट करने के लिए आप उसको main.cpp के अंदर लेके आएंगे तो एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ सर, वो फोल्डर आप- भी ऐड कर सकते हैं,
फोल्डर जी के सर। अंदर फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल में ओके ये सर। आपका जो गूगल ड्राइव है उसी के ऊपर सेव होगा। ओके सर। अच्छा, कल के लिए क्लास का टाइम, कल के लिए सिर्फ यही टाइम होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम क्लास को वापस उसी शेड्यूल पर ले आएंगे जिस पे पहले चल रही थी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर डेव सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं? बेटा आप कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बतौर उस्ताद जो प्रेफर करता था मैंने वो इस्तेमाल किया। मुझे G++ पसंद है, वो आप रैपलेट में इस्तेमाल करें या सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें MingW के ज़रिए, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी और एक दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है सर, वो जो आपने असाइनमेंट दिया सर उसके अंदर इंग्लिश इतनी मुश्किल लिखी है, समझ ही नहीं आ रही मजाक के अलावा। तो बेटा जो चीज़ नहीं समझ आ रही जाकिर। क्लासरूम में पोस्ट कीजिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रही वो किसी दूसरे को आ रही होगी, कि जो किसी दूसरे को नहीं आ रही वो आपको आ रही होगी, तो हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। आप वहाँ पोस्ट करेंगे, सब उसको देखेंगे, जिसको समझ आ रही होगी वो आपको बता देगा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी नज़र आएगी आपकी पोस्ट। सही हो गया सर। ठीक है? सर वैसे एक बात है, जी जी आप पंजाबी बोलते अच्छे लगते हैं। जी, शुक्रिया। और आप बोलते हुए अच्छे लगते हैं, खा आप कोई भी ज़बान बोले तो बोला करें। यस सर। और कोई सवाल? सर सराइकी बोल लेते हैं आप? हाँ, अगर मेरे सामने कोई सराइकी स्पीकिंग ना हो तो बोल लेता हूँ, लेकिन अगर हो तो फिर मुझे लगता है यार इसको समझ आ जाएगी कि इसको अच्छी सराइकी नहीं आती, तो फिर मैं शर्माते हुए नहीं बोलता। सही। मैं काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है इस रीजन में रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स, 16-17 साल से मैं मुल्तान और बहावलपुर में रह रहा हूँ, तो मेरा सही। बहुत सारा वक्त यहाँ पे गुजरा है। यानी सराइकी में समझ तो तकरीबन सारी ही लेता हूँ, और थोड़ी थोड़ी बोल भी लेता हूँ, यानी कोई बहुत मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई फील कंफर्टेबल विद इट, और बतौर ज़बान मुझे पसंद भी है। माशाल्लाह सर, मीठी जबान है सर सराइकी। जी, इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज, आई लाइक इट। जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछिए, देन आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्लास। बस सर नहीं यही सर, कोई नहीं है। कोई नहीं। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके सर, अल्लाह